Hello students, welcome to your 8th NCERT history video class. This is 7th chapter, Civilizing the Native, Educating the Nation, part 2. In the part 1, we have studied that the British official, when they earlier when they came, how did they saw the education of India, यानी कि वो किस तरीके से देखते थे. And firstly they favor the Orientalism. Orientalism means जो Orientalist थे, यानी कि जो British officials थे, जो थॉमस हमने नाम पढ़ा था, हेनरी थॉमस जो थे, कॉलब्रुक जो थे, नेथेनियल हैलेट थे, तो ये किस तरीके से इंडिया के अंदर आकर के उन्होंने इंडियन कल्चर को, एंशियंट जो हेरिटेज था, लिटरेचर था, उसको पढ़ा. एंड दे वांटेड टू मेक अ प्लेस इन द हार्ट ऑफ द नेटिव्स, यानी कि यहाँ के जो लोग थे उनके दिलों में जगह बनाने के लिए वो चाहते थे कि हम इन्हीं की लैंग्वेज पढ़ें और इन्हीं को हम और ज़्यादा बेहतर समझाएं, ताकि इनकी जो एंशियंट हिस्ट्री है उसकी ग्लोरी को ये जान सकें. और उसी तरीके से उसी बेस पर इन्होंने जो मदरसेज हैं और कलकत्ता के अंदर और उस तरीके से बनारस के अंदर जो हिंदू कॉलेज है इनको इस्टेब्लिश किया. यहीं पर हमने देखा कि इस जो ओरिएंटलिज्म वाली थ्योरी थी, जो आइडिया था, इसको कुछ जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया. जैसे मैकॉले का नाम हमने पढ़ा था. एंड दे वर ऑफ थिंकिंग, वो ये सोचते थे कि इस तरह की एजुकेशन में अगर हम अपना टाइम और अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे इसकी बजाय वी शुड गिव देम द प्रैक्टिकल, द साइंटिफिक एंड द टेक्निकल स्टडी. यानी कि एजुकेशन का मतलब क्या होगा, एजुकेशन ऐसी हो जो लोगों को कामयाब बनाए, उनके प्रैक्टिकल यूज़ की हो, उनसे उनको कोई फ़ायदा हो. सो दैट्स वाई दे सेड दैट द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इज़ मच बेटर देन दी ईस्टर्न. यानी कि जो इसकी जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ की जो लैंग्वेज है, वो सब उन्होंने उनको क्या क्या पूरे तरीके से क्रिटिसाइज़ किया. और 1854 का जो डिस्पैच है उसके अकॉर्डिंग यहाँ का जो सिस्टम है वो यहाँ पर हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया गया. और स्टार्टिंग में जो है ये हाई स्कूल की तरफ ही था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, जो स्कूल एजुकेशन था उसको भी इफेक्ट किया, उसमें भी जो है चेंजेस किए. देखो बॉम्बे यूनिवर्सिटी इन द 19th सेंचुरी, ये देखिए 19th सेंचुरी के अंदर यूनिवर्सिटी दिखाई गई है. कंस्ट्रक्शन यहाँ पर अभी भी चलती हुई नज़र आ रही है. ओके, तो हमने देखा कि वहाँ एक तरफ तो यूनिवर्सिटी बन रही थी और वहीं दूसरी तरफ जो था क्या था, 1857 का रिवोल्ट चल रहा था. ओके, तो हम शुरू करते हैं अब मोरल एजुकेशन की. जैसे जैसे जो लोग हैं आपस में बात करते थे, डिस्कशन होता था, तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी जो थे वो उनमें भी तरह तरह की जो है नई नई जो डिमांड्स हैं वो आती थी. तो यहाँ पर अब क्या हुआ, देखो सबसे पहले हमने देखा ओरिएंटलिज्म, उसके बाद क्या किया गया, जो साइंटिफिक टेक्निकल एजुकेशन इसको प्रमोट किया गया. अब हम बात करें द आर्ग्यूमेंट फॉर प्रैक्टिकल एजुकेशन वो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज बाय दी क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया. जो इंडिया के अंदर जो मिशनरीज थी उन्होंने क्या किया, इस जो प्रैक्टिकल एजुकेशन था इसको भी क्या किया, क्रिटिसाइज करना शुरू किया. व्हाट दे फेल्ट दैट द एजुकेशन शुड अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ द पीपल. एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को मोरली स्ट्रॉन्ग बनाए, जो उनका मोरल कैरेक्टर है, मोरल वैल्यूज़ हैं, उनको इंक्रीज करें. एंड मोरालिटी कुड बी इम्प्रूव्ड ओनली थ्रू क्रिश्चियन एजुकेशन. और उनका ये मानना था इन मिशनरीज का कि सिर्फ क्रिश्चियन एजुकेशन के थ्रू ही जो है हम लोगों को मोरल बना सकते हैं, मोरल वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज लोगों में कर सकते हैं. अंटिल 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अपोज टू मिशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया. ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें वही लगता था कि अगर हम पूरी तरीके से अपनी क्रिश्चियनिटी को यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो लोगों के दिलों में हम जगह नहीं बना पाएंगे, बिकॉज हम बाहर से आए हैं और ये जो लोग हैं हमारी फेवर में कभी भी नहीं आ पाएंगे. अनेबल टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशन विद इन ब्रिटिश कंट्रोल्ड टेरिटरीज, द मिशनरीज सेट अप अ मिशन एट सिरमपुर इन एन एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ द डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी. अब आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इसमें डच, इंग्लिश और ये जो 2-3 कम लोग थे, ब्रिटिश, ये सब लोग मिलकर के आए थे. ठीक है, तो जो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में जो एरिया था वहाँ पर इन्होंने सबसे पहले जो मिशनरीज थी इन्होंने अपना जो है मिशनरीज खोली. ठीक है, यानी कि जो ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरीज थी वहाँ पर तो ये नहीं खोल पाए, क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे उनको ये लगता था कि हाँ अगर हम यहाँ पर इन लोगों के ऊपर इम्पोज कर देंगे सारी चीज़ें तो हम इन लोगों का जो विश्वास है वो जीत नहीं पाएंगे. एंड वी हैव टू मेक अ प्लेस इन देयर हार्ट. तो हम इस तरह की चीज़ें इनके ऊपर जो है फोर्सफुली हम इनके साथ नहीं कर सकते. लेकिन तो इसी सोच को चलते हुए जो मिशनरीज थी उन्होंने जो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाला एरिया था सिरमपुर, वहाँ पर जो है अपना जो मिशनरीज है उन्होंने खोली. अ प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेटअप इन 1800 एंड अ कॉलेज एस्टैब्लिश्ड इन 1818. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. 1800 में इनकी एक प्रेस वहाँ पर इन्होंने खोली और 1818 में ही इन्होंने कॉलेज भी वहाँ पर खोल दिया. ओवर द 19th सेंचुरी मिशनरी स्कूल वर सेटअप ऑल ओवर इंडिया. और धीरे धीरे पूरे इंडिया में ही जो मिशनरी स्कूल है वो
खुलने लगे। आफ्टर 1857 हाउएवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वाज रिलक्टेंट टू डायरेक्टली सपोर्ट मिशनरी एजुकेशन। अभी भी जो थी, क्योंकि 1857 हमने पढ़ा रिवोल्ट हुआ ही था, पूरी तरीके से जो है लोग इनके खिलाफ थे अभी भी, हालांकि इन्होंने सप्रेस कर दिया था रिवोल्ट को, लेकिन अभी भी जो ब्रिटिश लोग थे वो यही समझते थे कि हम इनके ऊपर जो है इम्पोज नहीं कर सकते, मिशनरी एजुकेशन को हम डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर सकते। देयर वॉज अ फीलिंग दैट एनी स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन लोकल कस्टम प्रैक्टिसेस बिलीव्स एंड रिलीजियस आइडियाज माइट एनरेज नेटिव ओपिनियन, यानी कि जो नेटिव लोग हैं यहाँ के, उनमें क्या हो सकता है, वो लोग हमारा विद्रोह कर सकते हैं, हमारी फेवर में नहीं आएंगे अगर हम इनके ऊपर ये सब चीज़ें फोर्सफुली करेंगे। तो ये देखो, ये सरमपुर कॉलेज जो है यहाँ पर दिखाया गया, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है ये कलकत्ता के अंदर। ठीक है, अब हम लोकल स्कूल की बात करते हैं कि लोकल स्कूल्स जो थे वहाँ पर किस तरीके के थे। अगर हम शुरुआत की बात करें तो जो स्कूल का हमें सीन नज़र आ रहा है, जो विलियम एडम थे 1830s के अंदर, जो एक स्कॉटिश मिशनरी के से जुड़े हुए थे, तो ये जो है बंगाल के अंदर आए, बंगाल और बिहार इन्होंने जो है टूर किया यहाँ पर। he had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools। vernacular यानी कि जो लोकल स्कूल थे, अभी हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में vernacular, मुंशीज एंड ओरिएंटलिस्ट। ठीक है, तो उन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वर्नाकुलर यानी कि जो लोकल वहाँ की लैंग्वेज के अंदर जो लोगों को नॉलेज देते थे। ठीक है, द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस इज इंटरेस्टिंग, यानी कि जो रिपोर्ट उन्होंने दी उसमें क्या लिखा था कि इंडिया में लगभग 1 लाख जो है पाठशालाएं थी, उसमें क्या कहा जाता था, पाठशाला। इन बंगाल एंड बिहार, इंडिया नहीं सिर्फ बंगाल और बिहार के अंदर, दीज वर स्मॉल इंस्टीट्यूशंस विद नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स ईच, और एक पाठशाला के अंदर 20 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते थे। बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन दीज पाठशालास वाज कंसिडरेबल ओवर 20 लाख, यानी कि 1 लाख जो पाठशालाएं थी उनमें लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा जो है बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे। ठीक है, दीज इंस्टीट्यूशंस वर सेट अप बाय वेल्दी पीपल और द लोकल कम्युनिटी, एट टाइम्स दे वर स्टार्टेड बाय अ टीचर, यानी कि वहाँ के जो रिच पर्सन होते थे, या जो अगर हम उस समय में बात करें लोकल कम्युनिटी के जो हेड पर्सन्स होते थे, उन लोगों ने इन पाठशालाओं की शुरुआत की। ठीक है, और उस समय जो एक टीचर होते थे, गुरु जिसे कहा जाता था, उन्होंने इसकी शुरुआत की। अब उस समय का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत फ्लेक्सिबल था। फ्लेक्सिबल मतलब बहुत ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते थे। देखो क्या थी, जैसे देयर वर नो फिक्स्ड फीस, कोई फिक्स फीस नहीं थी। नो प्रिंटेड बुक्स नहीं होती थी, कोई सेपरेट स्कूल बिल्डिंग नहीं होती थी, बेंचेस नहीं होती थी, चेयर नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होता था, अलग अलग क्लासेस नहीं लगती थी, कोई अटेंडेंस रजिस्टर नहीं होते थे, कोई एग्जामिनेशन नहीं होते थे, कोई रेगुलर टाइम टेबल नहीं था कि आपकी इतने से इतने बजे तक ये क्लास है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, तो कोई सब्जेक्ट वाइज उनका स्केड्यूल नहीं था। इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर अ banyan ट्री, इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ अ विलेज शॉप और टेम्पल, यानी कि जो हम कह रहे हैं कोई सेपरेट बिल्डिंग नहीं थी, कभी बड़े घने पेड़ के नीचे होती थी, या कहीं कहीं पर हम मंदिरों में देख सकते हैं, या कोई गांव में किसी किनारे पर शॉप पर, यानी कि जहाँ कहीं भी जगह होती थी। इवन जो उनके गुरु होते थे, टीचर होते थे, उनके घर पर भी जो क्लास है लग जाती थी। फी डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स की जितनी इनकम होती थी उसके हिसाब से वो पे कर देते थे अपनी इच्छा से। जो रिच थे वो ज़्यादा पे करते थे, और जो नहीं कर पाते थे वो नहीं भी करते थे। और ओरल टीचिंग होती थी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे बुक्स नहीं थी, है ना, तो ओरल टीचिंग होती थी। एंड गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट की ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट होता था, जो टॉपिक होता था, वो उनको ओरली पढ़ाया जाता था, कोई बुक्स नहीं होती थी। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, एक ग्रुप में बच्चों को पढ़ाया जाता था, ऐसा नहीं ये फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, सेकंड के हैं, थर्ड के, फोर्थ के, एट्थ के, ऐसा नहीं था। कलेक्टिवली बच्चे बैठते थे और उनको एक पर्टिकुलर टॉपिक पर जो है उनको सारी चीज़ें बताई जाती थी। ओके, द गुरु इंटरैक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग, यानी कि अब बच्चे तो एक साथ थे लेकिन उनका जो लेवल था वो तो अलग अलग था। तो टीचर जो था वहीं पर इंडिविजुअली सब बच्चों के साथ इंटरैक्ट करता था और उनसे उनको नॉलेज देते थे। ओके, और जो एडम थे, विलियम एडम जो थे, इन्होंने जो फ्लेक्सिबल सिस्टम के बारे में बात की। और क्या फ्लेक्सिबिलिटी थी यहाँ पर, देखो कि जैसे आज हम देखते हैं विंटर वेकेशंस होती हैं, समर वेकेशंस होती हैं, ऐसा कुछ नहीं था। जो हार्वेस्ट टाइम होता था उस समय में, यानी कि फसल तैयार होती थी, पकती थी, उसकी हार्वेस्टिंग करनी होती थी, कटाई करनी होती थी, तो जो रूरल बच्चे होते थे उनको अपने पेरेंट्स के साथ में काम करना होता था। तो उस समय जो है स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, पाठशाला बंद हो रहती थी। तो पाठशाला दोबारा से स्टार्ट होती थी वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्ड। दिस मीन दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट फैमिलीज कुड स्टडी, यानी कि पीजेंट फैमिली के बच्चे जो हैं वो भी पढ़ सके, कंटिन्यू अपनी स्टडी कर सके, उस हिसाब से ही जो सिस्टम है वो अडॉप्ट किया हुआ था। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपने देखी कि कितनी थी वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में। चलिए, अब न्यू रूटीन और न्यू रूल्स
तो ये तो पुराना रूटीन, पुराना रूल हमने देखा कि किस तरीके से था। लेकिन मिड 19th सेंचुरी में द कंपनी वॉज कंसर्न प्राइमरीली विद हायर एजुकेशन। अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि शुरू में इनका जो ध्यान था वो किसकी तरफ था, हायर एजुकेशन की तरफ था। सो इट अलाउड द लोकल पाठशालास टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस। तो शुरुआत में तो इन्होंने जो लोकल पाठशालाएं थी इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन 1854 के बाद जो कंपनी थी उन्होंने डिसाइड किया कि जो वर्नाक्युलर एजुकेशन सिस्टम है इसको भी हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से तो बच्चे निकल कर आगे हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, तो उनका बेस अच्छा होगा, बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तभी वो हायर एजुकेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है स्कूल एजुकेशन जो थी, जो वर्नाक्युलर एजुकेशन उस समय में थी, पाठशालाएं थी, उनके सिस्टम को भी चेंज किया गया। इट फेल्ट दैट This could be done by introducing order within the system, imposing routines, establishing rules, ensuring a regular inspection। यानी कि ये सब चीज़ें अगर फॉलो की जाए, प्रॉपर सिस्टम मेंटेन किया जाए, रूटीन बनाया जाए, रूल्स सेटअप किए जाएँ और रेगुलर इंस्पेक्शन हो, यानी कि वहाँ पर जो भी कामकाज हो रहा है प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा, तो तभी जो होगा ये वर्नाक्युलर एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो पाएगा। लेकिन अब ये हो कैसे? What measures did the company undertake? It appointed a number of government pandit, each in charge of looking after 4 to 5 स्कूल। यानी कि इन्होंने क्या किया, जो पंडित थे उनको हेड बना दिया, ठीक है, और उनके अंडर 4 से 5 जो स्कूल हैं, जो पाठशालाएं हैं वो दे दी। और ये जो पंडित होते थे इनका क्या काम होता था, जो भी पाठशालाएं होती थी वहाँ पर जाते थे, चेक करते थे वहाँ का जो स्टैंडर्ड है वो प्रॉपर है या नहीं है, टीचिंग स्टैंडर्ड है या नहीं है। ईच ग्रुप वॉज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट एंड टेक क्लासेज अकॉर्डिंग टू अ रेगुलर टाइम टेबल। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, एक टाइम टेबल बन गया, बुक्स बच्चों के लिए आने लगी, टेक्स्ट बुक बच्चों के लिए अवेलेबल होने लगी, टेस्टिंग सिस्टम शुरू हो गया, यानी कि एनुअल एग्जामिनेशन, यानी कि जो पूरे साल भर बच्चों ने पढ़ा है, कितना पढ़ा है, बच्चों को कितना समझ आया नहीं आया, प्रॉपर एक सिस्टम अडॉप्ट किया गया, रेगुलर फी पे का सिस्टम मेंटेन किया गया, रेगुलर क्लासेज अटेंड होने लगी, सीट ऑन फिक्स्ड सीट्स, यानी कि प्रॉपर सिटिंग सिस्टम वहाँ पर मेंटेन किया गया, एंड ऑबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि डिसिप्लिन के नए नए जो रूल्स हैं, सिस्टम जो है वो पूरा एस्टैब्लिश कर दिया गया। और ये सब चीज़ें चेक करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए पंडितों को अपॉइंट किया गया और एक पंडित के अंडर 4 से 5 स्कूल दिए गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो आज का एजुकेशन सिस्टम हम देखते हैं वो उस समय में शुरुआत हुई। पाठशालाज विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू द गवर्नमेंट ग्रांट। अब सब लोगों के लिए नई पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना आसान नहीं था, तो जो पाठशालाएं इन पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट कर रही थी तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती थी, ठीक है, उनको ग्रांट्स मिलती थी। दोज हु वर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव्ड नो गवर्नमेंट सपोर्ट। Over time, gurus who wanted to retain their independence found it difficult to compete with the government-aided and regulated पाठशालास। अब जो गुरु थे जो इसके साथ जुड़ना नहीं चाहते थे, गवर्नमेंट का सपोर्ट जो नहीं कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने भी उनको क्या किया, सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहते थे, है ना, वो अपने पुराने सिस्टम से ही पढ़ाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे, कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, है ना, क्योंकि नया नया एजुकेशन सिस्टम था। अब बच्चे स्कूल में जा रहे थे, उनके पास बेंचेस थी, उनके पास बुक्स थी, क्लास में बोर्ड था, अटेंडेंस होती थी, प्रॉपर एक रूटीन के साथ क्लासेस लगती थी, तो उनका जो लेवल है वो धीरे धीरे अगर कहें उन बच्चों से बेहतर हो रहा था, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे थे, उनके मार्क्स उनको मिल रहे थे, तो सब चीज़ें क्या थी, अच्छे से मेंटेन की जा रही थी। तो जो इंडिपेंडेंट टीचर थे, जो गुरु उस समय में हम कह रहे हैं, वो इनके साथ कम्पीट नहीं कर पाए। द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर कंसिक्वेंसेस। इन द अर्लियर सिस्टम चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर पीजेंट फैमिलीज। अब ये सब अच्छी चीज़ें तो थी, लेकिन हर चीज़ के क्या होते हैं, इफ एंड बट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो था, जो पुअर पीजेंट फैमिलीज के बच्चे थे वो अब रेगुलर स्कूल नहीं आ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो हार्वेस्टिंग सीजन होता उस समय ये बच्चे तो स्कूल नहीं आ पाएंगे, है ना, क्योंकि पहले जैसा फ्लेक्सिबल सिस्टम अब नहीं रहा था। द डिसिप्लिन ऑफ द न्यू सिस्टम डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस इवन ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम व्हेन चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज हैड टू वर्क in the fields. Inability to attend school came to be seen as indiscipline, as evidence of the lack of desire to learn। क्योंकि आज भी जैसे आप स्कूल नहीं जाते हो तो आपकी क्या होती है, पनिशमेंट मिलती है ना आपको जब आप रेगुलर स्कूल नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आप रेगुलरिटी नहीं रखेंगे तो आप क्लास में इनडिसिप्लिन शो करते हैं। जो इनडिसिप्लिन होगा दैट मीन्स ही इज़ नॉट डिजायरिंग टू लर्न, उसे सीखने की, पढ़ने की, जानने की इच्छा ही नहीं है। हालांकि उस टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो ऐसा नहीं था, उस समय उन बच्चों की प्रॉब्लम कुछ और थी। ठीक है, तो उस समय का सिस्टम हम देख रहे हैं
कि किस तरीके से जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूलिंग सिस्टम है, जो पाठशालाएं थी, उसको भी इम्प्रूव करने के लिए जो है ब्रिटिश जो कंपनी थी, जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने नई नई पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया, नए सेट ऑफ रूल्स इस्टेब्लिश किए गए, डिसिप्लिन के जो रूल्स हैं वो सारे इस्टेब्लिश किए गए। ओके, तो आज हम यहीं तक रोकेंगे वीडियो को। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। Anyhow, if there is any doubt, you can keep me posted in the comment section. Thank you for watching and wait for the next video.